अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ महमूद बट एबीटी न्यूज़ की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी मुकम्मल तौर पे हो गई है और ज़िम्बाब्वे का पाकिस्तान आना पूरी दुनिया में एक मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। और मैं अपने पूरे पाकिस्तान के बिहाफ में पाकिस्तान के हर एक बंदे की तरफ से, औरत की तरफ से, हर पाकिस्तानी की तरफ से मैं ज़िम्बाब्वे गवर्नमेंट का, ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का, ज़िम्बाब्वे के तमाम प्लेयर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल टाइम में पाकिस्तान में आने का फ़ैसला किया और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और वो खैर वाफियत से वापस चले गए और हमारे ग्राउंड आबाद हो गए। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ कैसी रही, T20 कैसी रही और आगे जो हमारे लाडले हेड कोच ने जो चीफ सेलेक्टर आखिरी टीम उन्होंने अनाउंस की, उन्होंने टीम न्यूजीलैंड के लिए कैसी अनाउंस की, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने बहुत ही ख़ास और बड़े ही बेहतरीन इंसान यासर अली हाशमी साहब से। यासर अली हाशमी साहब को मैं अब क्या उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, वो राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसी तबीयत है, खैरियत से आप? मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से शो में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा अपने शो में बुलाया। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस जो अभी इंग्लैंड में कोविड के हालात हैं, लॉकडाउन भी हो चुका है और बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो कोविड के जो हालात हैं, लॉकडाउन के हालात हैं, तो आप वहाँ पे अपना वक्त कैसा गुजार रहे हैं? पहले सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए कि आपका टाइम कैसा गुजर रहा है जी। जी, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यूके में और तकरीबन पूरे यूरोप में ही कोरोना की सेकेंड वेव आई हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इतना कुछ सख्त लॉकडाउन नहीं है इस दफ़ा, तो इसलिए काम वगैरह थोड़े बहुत चल ही रहे हैं। तो एक्टिविटी बस यही है कि अपना काम, नॉर्मली विंटर्स में इंडोर क्रिकेट होती थी, इस दफ़ा उसको मिस कर रहे हैं क्योंकि वो कोविड की वजह से इंडोर क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी जल्दी, और ज़िंदगी जो है वो मामूल पे आएगी। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला साहब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है पूरी दुनिया में। जी, जैसे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो कैसा देखते हैं आप इस कोविड के हालात में ज़िम्बाब्वे की टीम का पाकिस्तान का दौरा करना? जी, बड़ा कैसा ज़बरदस्त देखते हैं आप? इकदाम था जी पीसीबी का, ये सीरीज़ मुनक्कद करवाने का। मौजूदा सूरत हाल में बड़ा अच्छा मैसेज गया है दुनिया को। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट वापस आ रही है। तो ये है कि ये सीरीज़ जो है ये इंशाल्लाह राह हमवार करेगी आइंदा आने वाले टूर्स की, जिसमें साउथ अफ्रीका मोस्ट लाइकली आ रही है पाकिस्तान अगले एक दो माह के अंदर, फिर इंग्लैंड जो है वो उसके चांसेस हैं। तो ये है कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे क्रिकेट का भी बहुत मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी टीम को भेजा पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ इस सीरीज़ पे पीसीबी जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जी यासिर, मैं इससे पहले कि पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे वनडे सीरीज़ पे बात करूं, कैसा देखते हैं आप हमारे मिसबाहुल हक, मौलवी मिसबाहुल हक साहब का डिसीजन उन्होंने लिया? उन्होंने रिज़ाइन किया है एज ए चीफ सेलेक्टर, कि वो अब चीफ सेलेक्टर नहीं रहेंगे, सिर्फ हेड कोच ही रहेंगे। क्या आप कैसा देखते हैं डिसीजन को? सही लिया, गलत लिया, या पहले ले लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? जी देखिए काशिफ भाई, मैं तो शुरू से ही पीसीबी के इस डिसीजन के खिलाफ था कि आप एक शख्स को इतने ज्यादा इख्तियारात दे दें कि सिलेक्टर भी वो है, कोच भी वो है। ऐसी सूरत हाल में होता यह है कि जब पाकिस्तान टीम हारती है, रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आते, तो फिर एक शख्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो यही हुआ कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं गया, तो मिसबाह हक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया और अब उन्होंने वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए बेसिकली एक ओहदे से इस्तीफा दिया है। मेरा ख्याल है कि जो मिसबाह हक की अप्रोच है क्रिकेट को लेके, जिस तरीके से वो सेफ्टी फर्स्ट के ऊपर जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा बेहतर ये होता कि अगर वो एज अ कोच रिजाइन कर देते और चीफ सिलेक्टर का ओहदा जो है वो अपने पास रखते। मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा था। अभी अगर वो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, आइंदा देखें कब तक रहते हैं, लेकिन तब तक पाकिस्तान की टीम जो है वो ज्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। ठीक ठीक ठीक। चलें यासिर, करते हैं हम पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। यासिर बताइएगा कि
पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ को आप कैसा देखते हैं? कैसी रही पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ की परफॉर्मेंस? और आप कैसा देखते हैं फ़खर ज़मान को और इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंसेस को? और अगर मैं पूछूं फ़हीम अशरफ का, तो 2 साल से टीम में इन आउट तो है, लेकिन उनका ग्राफ एक ही जगह खड़ा है, कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इसको आप कैसा देखते हैं? और दूसरी तरफ क्या चक्कर है हारिस सुहेल का, कि हारिस सुहेल इतने लाडले हैं कि वो साल में से 6 महीने अनफिट रहते हैं और फिर भी टीम का हिस्सा हैं, हर टूर पे जा रहे हैं। अगर उनका दिल नहीं कर रहा तो इंग्लैंड के टूर पे, मेरी जी मैं नहीं अवेलेबल हूँ। क्या कैसा देखते हैं हम सारी चीज़ों को? प्लीज़ बताइएगा, थोड़ा समराइज़ कर दें हमारे लिए जी। देखिए, अगर वनडे सीरीज की बात करें तो मेरा ख्याल है जो 3 मैचेस थे उनमें पहला मैच जो है वो एक एक वक्त तो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था और पाकिस्तान हार भी सकता था वो। दूसरा मैच हम जीते कन्विंसिंगली, और तीसरा मैच हम हार गए सुपर ओवर में जाके। बहुत सारी जो बेसिक अप्रोच थी पाकिस्तान टीम की वनडे सीरीज में, मैं उससे ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ, ज्यादा खुश नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि हम एक सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज। हमने वनडे सीरीज में ज्यादा नए खिलाड़ियों को मौके नहीं दिए। हैदर अली को खिलाया इस वजह से क्योंकि हारिस सोहेल जो है वो अनफिट हो गए थे, वरना तो शायद हैदर वनडे भी ना खेलते जिम्बाब्वे के खिलाफ। अम, मैं ज्यादा खुश होता अगर पाकिस्तान जो है वनडे सीरीज में बजाय आप T20 के वनडे सीरीज में नए खिलाड़ियों को चांस देते। जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, ठीक है उन्होंने नेशनल T20 कप में रन्स किए थे, लेकिन वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। वो बहुत ज्यादा कोई अग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, तो उनको अगर वनडे खिलाते वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। हैदर को अब तीनों मैच खिलाते शुरू से लेकर, क्योंकि मुझे ये रिजर्वेशन है कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स आते हैं, जो यंग प्लेयर आते हैं, वो एक फिनिश्ड आर्टिकल नहीं होते, आपको उनको डेवलप करना पड़ता है। तो T20 क्रिकेट से ज्यादा बेहतर है कि आप उनको वनडे खिलाएं जहां पे वो आराम से आके अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उनके ऊपर सिचुएशन का प्रेशर ना हो। T20 क्रिकेट में तो आपने हिटें मारनी होती हैं, उसमें कोई आप कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। तो एक यंग बैट्समैन के लिए मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट की इन्वायरमेंट में उनको 50 ओवर की क्रिकेट में जो है वो उनको मौके दें ताकि वो आराम से डेवलप कर सकें। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि उस्मान कादिर को भी वनडे सीरीज में खिलाना चाहिए था। पता नहीं क्यों हम इतने डरे डरे फैसले करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। आजकल की क्रिकेट में जो रिस्ट स्पिनर है उसका रोल बहुत ज्यादा है। तो बहुत बेहतर होता अगर शादाब खान की इंजरी की वजह से उस्मान कादिर को हम मौका देते, बल्कि अब तो 2 लेग स्पिनर भी खिला सकते हैं। तो T20 से ज्यादा बेहतर था कि उस्मान कादिर को आप वनडे भी खिलाते, और उनके ऊपर या किसी भी यंगस्टर के ऊपर, हैदर हो गया या अब्दुल्ला शफीक, इनके ऊपर लेबल ना करें कि ये T20 के प्लेयर हैं। बेहतरीन, वेल सेट। अगर पाकिस्तान वनडे सीरीज़ में बैटिंग के बाद मैं अगर बॉलिंग की बात कर लूँ, तो बॉलिंग में तो आई एम वेरी मच सरप्राइज। एक तो इमाद वसीम की फ़िटनेस देख के, और दूसरा इमाद वसीम की परफॉर्मेंस का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। दूसरा बताएं कि मूसा खान आउट क्यों नहीं कर रहा, या बहुत रन दे रहा है, या बिल्कुल ही आउट भी नहीं कर रहा, और कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और हुसनैन ने तो आउट क्लास कर दिया ना अपना, उससे सिलेक्शन उसने सबूत साबित किया कि उसको बाहर गलत बिठाया गया था जी। देखिए, इमाद वसीम जो है वो चूंकि बॉल को ज्यादा स्पिन नहीं करते, तो अब जो है मुझे लगता है कि इंटरनेशनली, क्योंकि वो काफी लीग्स वगैरह भी खेलते हैं, CPL भी खेली उन्होंने कुछ सीजन, फिर इंग्लैंड में यहाँ पे भी आते हैं वो काउंटी खेलने T20 में। तो अब दुनिया को पता चल गया है कि यार इसको जो अगर आपने खेलना है तो आप इसको एक मीडियम पेसर कंसिडर करें बजाय कि इनको स्पिन खेलने जाएं। तो वैसे भी आजकल की दौर में अब आहिस्ता आहिस्ता अब फिंगर स्पिनर का इतना रोल जो है, अगर आप फिंगर स्पिनर हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा और आपको बॉल को स्पिन करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। रिस्ट स्पिनर्स जो हैं वो उनका ज्यादा रोल है। बहरहाल इमाद वसीम की काफी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए एज एन ऑलराउंडर, वो बैटिंग में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये है कि अब उस्मान कादिर के आने से इमाद वसीम के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि शादाब भी हैं, तो अपनी जगह बरकरार रखने के लिए ये मेरा ख्याल है एक हेल्दी कंपटीशन जो है ये डेवलप हो गया पाकिस्तान टीम में। दूसरा मूसा जो है, मूसा को जितना अभी तक हमने देखा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कामयाब होने के लिए देखें आपको बॉल को मूव करना पड़ता है। अगर आपके पास स्विंग या सीम नहीं है तो आप जितने बेशक आप स्किडी हो, तेज हो, कुछ भी हो, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाबी के लिए
गेंद को हिलाना पड़ता है। तो मूसा में अभी तक हमने देखा है कि उसको लर्न करना पड़ेगा, अपने वेरिएशंस लेके आनी पड़ेगी। अगर आप सीधी सीधी आके बेशक जितनी मर्जी तेज गेंदें कर लेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैनों को वो मुश्किल में नहीं डालेगी। हसनैन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कि बहुत ज्यादा इंप्रूव किया उन्होंने पिछले साल डेढ़ में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनको वैसे भी थोड़ा सा जल्दी पिक कर लिया था, वर्ल्ड कप में ले गए, हालांकि वहां पे खिलाया कोई नहीं मैच। लेकिन अगर आप उस वक्त के हसनैन को देखें तो अब जो है वो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और मेरे ख्याल से ये एक हेल्दी साइन है। और मैं इनका फ्यूचर ब्राइट देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो यंगस्टर अपने आप को इम्प्रूव करता है, वही अब आजकल की क्रिकेट में आगे जा सकता है, जिसको पता है कि उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स हैं और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। अब ऐसे नहीं है कि अब आप जो काम 2 साल पहले कर रहे थे, अगर आप उसी पे लगे रहेंगे और मेहनत करने उस तरीके से नहीं करेंगे तो आप आजकल की क्रिकेट में उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं बहुत खुश हूँ हसनैन की परफॉर्मेंस को लेकर कि वक्त के साथ साथ वो बहुत इंप्रूव कर रहा है। उसका नया बॉल स्विंग होता है, पुराने बॉल के साथ वो डेथ ओवर्स बड़े अच्छे करता है, आके यॉर्कर बड़े अच्छे करता है और वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है। और मेरा ख्याल है यही उसकी कामयाबी का राज है। तो लेट्स होप कि वो इसी तरीके से अब मेहनत जारी रखेंगे और आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यासिर, अगर मैं वनडे सीरीज़ के जो आखिरी वनडे हुआ था उसमें एक डिसीजन लिया गया सुपर ओवर में, मेरे जहन में ये सवाल बड़ी देर से खड़क रहा था कि सुपर ओवर में इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान जो दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है, उनको क्यों भेज दिया गया? इस डिसीजन के बारे में आपका क्या राय है? ऐसा क्यों किया? क्या सोच हो सकती होगी कप्तान या कोच के माइंड में? प्लीज़ बताइएगा इस बारे में कि सुपर ओवर में ऐसा डिसीजन और दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन। जी जी बिल्कुल, कोई बात समझ में नहीं आई। नॉर्मली जब भी सुपर ओवर होता है तो उसमें वो वाले बैट्समैन अंदर जाते हैं जो कि ऑलरेडी सेट होते हैं, जो कि सेट से मुराद यानी कि वो अंदर खेल के आए हुए हैं। तो बाबर आजम ने 100 किया था, वहाब रियाज ने 51 किया था। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ये होता है, क्योंकि जो लोग बैट्समैन जो ऑलरेडी अंदर से होके आए हैं, जो अभी जिनके जिस्म भी गर्म है, वो पूरी तरीके से यूज टू हैं पेस के पिच से, बॉलर से, सारा कुछ। तो कोई इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि इफ्तिखार भी जल्दी आउट हो गए थे और फखर जमान भी जल्दी आउट हो गए थे। तो खुशदिल का तो ठीक है, समझ आता है, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में है ही अपनी हिटिंग की वजह से। लेकिन बहरहाल अब इसका जवाब तो मिसबाह हक को देना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर ये उनका ही डिसीजन था। मेरे ख्याल से जो बैट्समैन अंदर सेट होता है, रन्स करके बाहर आया है सुपर ओवर में भी, उसको ही पहली प्रेफरेंस देनी ठीक। चाहिए। जी यस, अब करते हैं हम पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 सीरीज़ के बारे में। पाकिस्तान ने वाइट वॉश तो कर दिया, एक्सीलेंट ज़बरदस्त, रैंकिंग में भी हम ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं। और बाबर आजम और हमारे बाबर आजम क्लास से, आउट क्लास से और बेहतरीन क्लास में जाते जा रहे हैं। T20 सीरीज़ की बात कर लें तो मुझे बताएं कि फ़खर जमान को क्यों खिलाते जा रहे हैं? आई मीन अगर वो लाड़ रहा है तो उसको 3 महीने की छुट्टी दे देंगे, यार तुम 3 महीने के बाद फिर आ जाना। उसको क्यों खिलाते जा रहे हैं? क्या वजह है कि उसको खिलाई जाना खिलाई जाना खिलाई जाना? क्या हमारे पास प्लेट नहीं है? और रिजवान को क्यों ओपन नहीं करवा रहे? पूरे नेशनल T20 डोमेस्टिक में भी और दूसरी जगहों पे वो एज ए ओपनर ही खेल रहे हैं। तो क्या वजह है कि ऐसे क्यों नहीं डिसीजन लिए जा रहे? मेरा ख्याल है काशिफ भाई काफी खुशकिस्मत है फखर जमान। वो पिछले 2.5-3 साल से वनडे क्रिकेट में तो फिर वो थोड़ी बहुत उनकी को परफॉर्मेंसेस रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी, लेकिन T20 क्रिकेट में वो पिछले 2 साल में गालिबन उनकी 10 की भी एवरेज शायद नहीं थी। अगर शायद कोई और होता जो कि इतनी ज्यादा लाइकिंग में ना हो, तो वो काफी देर पहले पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया होता, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ता, परफॉर्म करके ऊपर आना पड़ता। खुशकिस्मत है फखर जमान, और मेरा ख्याल है अब उनको टाइम आ गया है कि वो परफॉर्म करें, नहीं तो किसी यंगस्टर के लिए रास्ता छोड़ें। रिजवान मुझे नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल सतह पे T20 में एक बड़े कामयाब ओपनर साबित होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में करना एक और बात है, लेकिन उनकी जगह जो है वो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ही बनती है। लेकिन देखें आगे पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसाइड करती है। बाकी ओवरऑल अगर T20 की अब सीरीज की बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम ने ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन खिलाया और ज्यादा
कुछ निस्बतन वनडे सीरीज के निस्बत यंगस्टर्स को ज़्यादा मौके दिए, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है। ज़बरदस्त, बिल्कुल यासिर, ऐसे ही आंसर्स की मुझे आपसे उम्मीद होती है कि आप ऑन स्पॉट बात करते हैं माशाल्लाह। अब T20 सीरीज़ की बॉलिंग की बात कर ली जाए तो पर्सनल ओपिनियन में उस्मान कादिर का बेहतरीन डेब्यू था। उसको गलत कर रहे थे बाहर बिठा के कि अगर आप उसको टीम के साथ रखा है तो कम से कम चांस ज़रूर दें, मौका ज़रूर देना चाहिए। तो आप कैसा देख रहे हैं उस्मान कादिर का डेब्यू? और उस्मान कादिर के डेब्यू के साथ आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों रेस्ट करवाया गया? एक बंदा मोहम्मद आमिर के बाद हमें स्ट्राइक बॉलर मिला है, तो मेरे जहन में अजीब सा सवाल आ रहा था कि उसको कंसिस्टेंट करनी दें ताकि आउट पे आउट करी जाए, थोड़ी सी कमज़ोर हरीफ आउट करे और रैंकिंग में ऊपर आए और उसका रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने। कैसा देखते हैं आप? जी। जहां तक शाहीन शाह को रेस्ट करवाने की बात है, मेरा ख्याल है ये बात समझ भी आती है कि वो बहुत ज्यादा उनका वर्कलोड जो है वो ज्यादा हो गया था, और वो एक एसेट है पाकिस्तान टीम के। आपके इस वक्त हमारे मेन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो उनको रेस्ट करवाना मेरे ख्याल से अक्लमंदी भी है। एक आगे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है न्यूजीलैंड का, उससे पहले बाकी मेरे ख्याल से ये जो T20 सीरीज थी, इसमें विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिला है वो उस्मान कादिर है। हालांकि वो बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन उन्होंने इन 3 T20 मैचेस में दिखाया है कि वो वाकई उनके अंदर करंट हैं। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूं कि अब उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि आप समझते हैं कि जो एक स्पिनर्स और उससे भी ज्यादा खास तौर पर लेग स्पिनर होता है, उसको कप्तान की सपोर्ट होना बहुत ज्यादा, और टीम मैनेजमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ऐसे मैचेस भी आएंगे जब उस्मान कादिर को मार पड़ेगी, वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे, तो हमें उनको तब सपोर्ट करना है, कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को, और आपने उसको एक बड़ा बॉलर बनाना है। मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा हो कि आप उनको थोड़ी सी ये वाला फर्स्ट क्लास का सीजन उनको खेलने दें, ताकि वो लंबी बॉलिंग करें। लंबी बॉलिंग करेंगे, उनमें एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, उनको बैट्समैन को आउट करना आएगा। लेकिन बहरहाल ये जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज थी, हालांकि देखें जिम्बाब्वे है, कोई इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप तो नहीं थी, लेकिन उस्मान ने शो किया कि उनके पास तमाम वो वेरिएशंस हैं। एक ब्यूटीफुल लेग स्पिनर और एक जबरदस्त गुगली जो कि बहुत ज्यादा स्पिन होती है। अपने फ्लिपर पे वो थोड़ा सा काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी है अब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको दिखाना बहुत जी जरूरी है। यासिर, अब करते हैं हमारे और पूरी दुनिया के फेवरेट बैट्समैनों में एक बाबर आजम साहब की बात करते हैं। मुझे बताएं बाबर आजम का ऐसा परफॉर्म करना, और वो स्टार से सुपरस्टार और लेजेंड बनने की तरफ जा रहे हैं। बाबर आजम का रैंकिंग में ऊपर आना और मैच विनिंग इनिंग खेलते जाना और टेस्ट टीम का कप्तान बनना बाबर का जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, उसके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें कि आप कैसा देखते हैं कि बाबर का एज ए टेस्ट कैप्टन होना? जी, जी। बाबर आजम की तो क्या ही कहने, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं इस वक्त, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है पिछले 4-5 सालों में। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां अता करे। टेस्ट क्रिकेट का भी उनको कप्तान बना दिया है, इस पे मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। आपने एक यंग लड़के के ऊपर इतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी हैं, अगर खुदा न खास्ता आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, अब जैसे ये न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल टूर है, तो उसकी बैटिंग कहीं उससे ज्यादा इफेक्ट ना हो, उसके ऊपर प्रेशर ना आए। एक ही हमारे पास इस वक्त वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि अगर उसकी फॉर्म चली गई कैप्टनसी के बर्डन की वजह से। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिजर्वेशन गलत साबित हों वक्त के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। शान मसूद बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते थे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, वो साउथ पंजाब की, और एक पढ़े लिखे लेवल हेडेड लड़के हैं वो। अब मेरे ख्याल से शायद अगर उनके ऊपर उनके साथ चांस लिया जाता तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था ऐसे पीसीबी के मैं लिए। अब हमने वनडे सीरीज डिस्कस कर ली, T20 सीरीज डिस्कस कर ली जिम्बाब्वे के साथ। अब आते हैं जो कल ही मौलवी साहब ने टीम अनाउंस की है न्यूजीलैंड के लिए। 30 से ऊपर खिलाड़ी अनाउंस किए गए हैं और 13 से 14 ऑफिशियल भी साथ सफ़र करेंगे, शाहीन की टीम भी साथ है। तो अब आप मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि आप पहले तो मुझे ये बताएं कि सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन हो रही है? आई मीन आसिफ अली अचानक बीच में कहाँ से आ गए? डोमेस्टिक में कोई परफॉर्म उन्होंने नहीं किया। आई मीन बुरे प्लेयर नहीं है, लेकिन हम एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर क्यों लेके जा रहे हैं? और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सरफराज अहमद, आई मीन जिस तरह उन्होंने अपने इंग्लैंड में लास्ट T20 में परफॉर्म किया था, पथेटिक,
यानी कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान के साबका कप्तान ऐसा परफॉर्म कर रहा है। स्टंप्स मिस हो रहे हैं, 22 के जा रहे हैं, टांग से बॉल उनसे नहीं पकड़ा जा रहा। आई मीन क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है बीच में? ताबिश खान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, विकटों के अंबार लगाए हुए हैं, उन्होंने विकटों पे विकटें ले रहे हैं, बगैर टेस्ट कैप पहने हुए वो आउट पे आउट करी जा रहे हैं। और जाहिद महमूद ने डोमेस्टिक T20 में भी और अभी फर्स्ट क्लास कालिम ट्रॉफी के पहले 3 मैचों में उन्होंने आउट क्लास कर दिया है। तो क्या चक्कर है? इन दोनों का नाम नहीं है, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन दोनों का नाम आ गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को आप क्या देखते हैं? क्या मौलवी साहब ने जाते जाते अपने जॉब के साथ ऑनेस्टी की है? इसके बारे में मुझे ज़रा डिटेल बताइएगा कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जी काशिफ भाई, मैं बहुत मायूस हूँ। और लेकिन ये टिपिकल मिसबाह उल हक की यही अप्रोच है कि वो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जाते हैं। मैं 3 नाम लेना चाहूंगा। एक साउथ शकील, वो पिछले 4-5 साल से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनको खेलता हुआ देखें तो एक क्लास नजर आती है। अभी उन्होंने पिछले कायद आजम ट्रॉफी के मैच में 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें मोहम्मद वसीम जो कि ऑपोजिशन टीम के कोच थे, उन्होंने भी कहा कि ही लुक्स अपार्ट। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती की जा रही है उनके साथ। उनको आपने पिक भी नहीं किया। आप ना खिलाते न्यूजीलैंड में टेस्ट उनको या T20, लेकिन वहां पे आपका शाहीन, जो कि मेरा ख्याल है अब हमने ए टीम का नया नाम रखा है, उनकी तरफ से कम वहां पे वो 4 डे मैचेस खेलते। तो ये बहुत ज्यादती की गई है उनके साथ। जाहिद महमूद ने 20 से ज्यादा आउट किए हैं 3 मैचेस में। देखें, उस्मान कादिर ने शानदार बॉलिंग की है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन पहला खेलने का हक जाहिद महमूद का था, क्योंकि वो ज्यादा मेच्योर हैं। वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते रहे हैं पिछले कुछ सालों में। उनकी आप स्टैट्स देखें। और फिर जो उन्होंने नेशनल T20 में बॉलिंग की, मेरे ख्याल से उनके साथ भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई है। और तीसरा नाम है आमिर यामीन। 2013-14 में गालबन उन्होंने पाकिस्तान से डेब्यू किया। अपनी पहली जो उनकी इनिंग्स थी उसमें उन्होंने 50 किया। उसके बाद वो पता नहीं क्यों उनको हमने ड्रॉप कर दिया बगैर किसी चांस दिए। फिर वो मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL में वो परफॉर्म करता है लड़का। लेकिन आपको पता नहीं फहीम अशरफ में क्या नजर आ रहा है कि 2017 से लेकर अब तक मुसलसल जितने मौके हमने फहीम अशरफ को दिए हैं, अगर उनके अंदर वो तप्पड़ होता तो वो अब तक अपने आप को बनवा चुके होते। मैं ये नहीं कहता कि फहीम अशरफ को बुरे क्रिकेटर हैं, वो भी एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन ये नाइंसाफी है कि आप एक शख्स को इतने ज्यादा आप मौके दें इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, और दूसरी तरफ एक वो बेचारा आमिर यामीन है, वो मुसलसल परफॉर्मेंस भी देता है हर सतह पे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मेरे ख्याल से वो तीनों शोबों में फहीम अशरफ से बेहतर क्रिकेटर है, लेकिन हम उसको चांस देने को नहीं तैयार। हम और मुसलसल मौके आपने देखे। अगर आप किसी सबके लिए असूल जो है वो एक जैसे होने चाहिए। अगर आप फहीम अशरफ को आपने 2 सीरीज 3 सीरीज दी है, तो 2-3 सीरीज मुसलसल जो है आपको आमिर यामीन को भी देनी चाहिए। आपने पीछे उठा के उसको एक आधा मैच खिला दिया T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद आपने उसको आपने अपनी खाना पूरी करके आपने फिर ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल से एक साउथ शकील, दूसरा जाहिद महमूद, और तीसरा आमिर यामीन, इन तीनों के साथ मिसबाह उल हक ने बहुत ज्यादती की है। इन तीनों के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती की है इनको ना सिलेक्ट करके। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। और अ, होना भी ऐसे ही चाहिए। यासिर, आपको शो में लेने का सबसे एक जो बेहतरीन मुझे जो अच्छा लगता है कि 1-2-3 ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट हमारे इस शो को वो देखते हैं, और वो पहले भी आपका शो वन ऑफ द बेस्ट शो गया है हमारे BT न्यूज़ का, और यकीनन ये भी वन ऑफ द बेस्ट होएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि काफ़ी लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। ख़ास तौर पे 4-5 अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत गौर से आपका शो देखते हैं और फिर मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि जी इन्होंने ऐसा कहा, क्यों कहा, और बहुत बेहतरीन बात की यासिर भाई ने। तो यासिर, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलता है, और वही जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट सवाल होता है आपसे जाते जाते, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ पे गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कहाँ हम किस सीमत जा रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को आप हमें एक मैसेज में एक बताइए कि आप क्या कहेंगे आप इस सारे बारे में।
काशिफ जी भाई, मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला जो है वो नाइंसाफी है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि आपने ये न्यूजीलैंड के टूर में, जिसमें शाहीन्स के भी मैचेस हैं, तो काफी सारे डिजर्विंग खिलाड़ी थे जिनको आपने नहीं किया। आप देखें अभी, हालांकि इंटरनेशनल जो सिलेक्शन होती है उसमें तो मीडिया भी इतना आ जाता है, इनको आंसरेबल होना पड़ता है। तो बेचारे जो हमारी निचले लेवल की जो क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहां पे मीडिया भी बहुत ज्यादा उसको कवर नहीं करता, आई मीन उसकी सिलेक्शन पॉलिसीज को, तो वहां पे कितने बच्चों के साथ जातियां होती होंगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी निजाम ले आए, कोई भी कुछ कर लें, जब तक आप अपने निजाम सिस्टम के अंदर इंसाफ, सिलेक्शन में इंसाफ नहीं लेके आएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये जो 35 खिलाड़ी अनाउंस किए, इसमें भी नाइंसाफियां जो है वो बहुत क्लियर हैं। और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, खास तौर पे 3 लड़कों के जिनके मैंने नाम लिए उनके ऊपर। तो अगर आपने अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है, तो आपने जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं लड़के, आपने उनको उसको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको पता हो कि यार अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे तो हम पाकिस्तान खेल सकते हैं, हमें कोई गलत तरीका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में जो है वो इंसाफ अभी नहीं आया। ज़बरदस्त यासिर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ज़बरदस्त यासिर। आपको हर बार शो में ले देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि, और एज़ यूजुअल आप माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट, और अपनी फिटनेस का आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, एंड यू लुकिंग डैशिंग इन दिस कैप एंड प्रॉपर क्रिकेटिंग लुक। अल्लाह ताला आपको, अपनी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और पूरी दुनिया को कोरोना की बीमारी से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, प्लेयर इज ऑल माइन। आपने मौका दिया अपना एक्सप्रेस करने का, कुछ फ्रस्ट्रेशंस एक्सप्रेस करने का। तो गुड लक आपको अपने प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर यासिर अली हाशमी साहब ने अपने बेहतरीन बातों से हमें और हमारे मेरे तमाम सवालात का ऐसे जवाब दिया, जैसे खूबसूरती से उन्होंने, जैसे मछली पानी में तैरती है, रिलैक्स ईजी। वेल डन यासिर, थैंक यू वेरी मच अगेन। और नाजरीन, मैं जहाँ पे इस नोट पे साइन ऑफ करूँगा कि ज़िम्बाब्वे का अगेन थैंक यू, लेकिन ये करूँगा कि प्लीज़ जो भी सिलेक्टर आगे पाकिस्तान टीम में आए, कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको सेलेक्टर लेके आए जो पाकिस्तान क्रिकेटिंग कल्चर को जानता हो, पहचानता हो, और क्रिकेटर की तमाम चीज़ों को वो महसूस करता हो कि उसको किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की उसमें ज़्यादती है। तो सिलेक्टर का सिलेक्टर का क्रिकेटिंग कल्चर से जान पहचान बहुत ज़रूरी है। और जिसको भी सिलेक्टर लेके आए उसको कहें कि उसके 2 प्लान्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में उसने कौन से प्लेयर्स को एडजस्ट करना है, लॉन्ग टर्म प्लान में उसने कौन से प्लेयर्स को एडजस्ट करना है। प्लीज़ बाहर से इंपोर्ट करना बंदों को, कोचों को, सिलेक्टरों को बंद कर दें। उम्मीद करता हूँ कि वो सिलेक्टर अब आएगा मिसबाह हक की जगह, जो क्रिकेटर्स को अंदर से पहचानता होगा कि कौन से फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, ना कि वही रिवर्स गेट लगा के वही फ़खर जमान, वही सरफराज वापस, ना ताबिश खान है, ना जाहिद महमूद है। बड़ी दिल आज़ारी होती है, क्योंकि एज ए बीइंग अ टॉपर ऑफ मैनी टाइम इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं बहुत फील करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम में पिछले 10 साल से काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनमें से किसी ने टॉप का टेस्ट नहीं किया हुआ। इसलिए मैं ये बहुत फील करता हूँ कि टॉप करके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट ना करना, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप करना और फिर पाकिस्तानी कैप ना मिलना, पाकिस्तानी कलर ना मिलना, कैसा फील होता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला भी दिल आज़ारी को पसंद नहीं करते। तो प्लीज़ जो मिसबा मौलवी साहब तो कर के जो भी वो जाने, उनका अल्लाह जाने, आगे जो भी सिलेक्टर है बस ये ज़हन में रखे कि किसी की हक तलफी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एबीटी न्यूज़ की पूरी टीम को, और मुझे इजाज़त दीजिएगा, और जल्द मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।